हेलो एवरीवन, I'm back with another वीडियो लेक्चर और आज हमने बेसिकली डिस्कस करना है कंप्रेशन इन टनल ऑफ कॉइन। ठीक है। सो बेसिकली इस कंडीशन में हमारे पास कंप्रेशन का मतलब यही होता है ज़्यादातर कि कोई नर्व कंप्रेस हुई है। ठीक है। सो मेजरली टनल ऑफ कॉइन हमारे पास रिस्ट के अंदर या आप पाम के अंदर, हैंड के अंदर कह सकते हो, एक एरिया होता है जहाँ पे हमारे पास अल्नर नर्व बेसिकली कंप्रेस हो रही होती है। ठीक है। तो इसकी मेजर क्लियर डिस्क्रिप्शन ये है। हम पहले इसकी एनाटॉमी देखते हैं टियोलॉजी को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि हमारी थोड़ी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। सो एनाटॉमी हमें ये कहती है कि अल्नर नर्व, जैसे हमें पता है कि हमारे पास बेसिकली मीडियल साइड से पास कर रही होती है। ठीक है। और 1.5 फिंगर को ये सप्लाई कर रही होती है। ठीक है। सो 1.5 आपको नजर आ रहा होगा, एक ये ब्रांच आ रही है। ठीक है। और 2 ब्रांचेस यहाँ पे आ रही हैं जो आपके पास लिटिल फिंगर को करिए, एक ब्रांच आपके पास बेसिकली इंडेक्स फिंगर को करिए। सो जब आपके पास यहाँ पे आती है ना, सॉरी, रिंग फिंगर को करिए। ठीक है। सो मेजरली आपके पास जब यहाँ पे आती है अल्नर नर्व रिस्ट के रीजन पे, तो रिस्ट के रीजन से क्या करती है कि एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं गयान्स कैनाल। ठीक है। गयान्स कैनाल अगर आपको सिंपल सी टर्म्स में बताऊं तो क्या होती है कि जब हमारे पास हुक ऑफ हैम है तो पिसिफॉर्म के बीच में दोनों के मतलब 2 बोन्स हैं हमारे पास। ठीक है। उनके बीच में से जब हमारे पास उस रीजन में चलना नर्व पास करती है, ठीक है, विद द फ्रॉम बिटवीन द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, तो हमारे पास जब पास करती है तो ये जो रीजन होता है इसको कहते हैं गयान्स कैनाल। ठीक है। या टनल ऑफ गयान। ठीक है। सो गयान्स कैनाल या टनल ऑफ गयान में जब यहाँ से पास करती है तो इसका इफेक्ट ये होता है कि ये 1.5 फिंगर तक जाके हमारे पास बेसिकली सप्लाई दे रही होती है। तो जब यहाँ पे सप्लाई हमें मिल रही है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई कंप्रेशन आएगा इस रीजन पे जिसको गयान्स कैनाल का नाम दिया गया है, अगर यहाँ पे कोई कंप्रेशन आएगा तो 1.5 फिंगर की सप्लाई खत्म हो जाएगी, इससे ऊपर होगी। आपको सेंसेशंस में ऐसा लग रहा होगा सिर्फ हैंड का इशू आ रहा है, तो हो सकता है कि मेजरली सिर्फ फिंगर्स का इशू आ रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद यहाँ पे अल्नर नर्व नहीं पॉसिबिलिटी, क्योंकि अल्नर नर्व मेजरली डिफरेंट एरियाज पे हमारे पास कंप्रेस हो रही होती है। ठीक है। सो यहाँ पे बहुत कम होता है, लाइक बहुत कम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो होगी ना हमारे पास चांसेस है कि यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा हो। ठीक है। सो बहुत रेयर केसेस होते हैं लेकिन होते हैं। मतलब अगर आप डबल क्रश इंजरी के पेशेंट्स देखते हो ना, तो डबल क्रश इंजरी हमने पहले भी डिस्कस की कि नर्व जब एट अ टाइम किसी 2 एरियाज पे हमारे पास कंप्रेस हो रही होती है तो उसको कहते हैं डबल क्रश इंजरी। ठीक है। सो जब हमारे पास नर्व कहीं और पे भी कंप्रेस हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर वो किसी ऐसे रीजन से कंप्रेस पास आउट कर रही है जहाँ पे वहाँ मीडियल साइड से, ठीक है, या बैक साइड से, तो हमारे पास वहाँ पे कोई कंप्रेशन आ रहा है पोस्टीरियर साइड से हैंड फोर आर्म पे, तो वहाँ पे कहीं कंप्रेशन आ रहा है और उसके साथ साथ हमारे पास फिर टनल ऑफ गयान में भी आ रहा है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ चांसेस हैं कि हमारे पास डबल क्रश इंजरी के। और डबल क्रश इंजरी में मेजरली टनल ऑफ गयान होता है। ठीक है। तो जब डबल क्रश इंजरी को हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो मेजरली हमारे पास डबल क्रश इंजरी ऑफ बेसिकली अल्नर नर्व। तो जब यहाँ पे बात हो रही होती है ना, तो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि चीज़ों को किस किस सिनेरियोज के साथ चलना होता है। ठीक है। इटियोलॉजी ऑफ सिम्टम्स में बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने आपको सबसे पहले बताया है कि इंजरी इरिटेशन हो जाती है अल्नर नर्व की इस टनल में जो बिटवीन द हुक ऑफ द हैमेट एंड पिसिफॉर्म के बीच में। पिसिफॉर्म आपको पता है ना, बोन्स। हुक ऑफ हैमेट आपके पास बेसिकली डिस्टल रो में होती है और प्रॉक्सिमल रो में आपके पास पिसिफॉर्म होती है। तो जब इन दोनों के बीच में हमारे पास आता है ना, कहीं पे अल्नर नर्व कंप्रेस हो रही है, तो बेसिकली यहाँ से क्या होगा, एट द एंड हमारे पास टनल ऑफ गयान सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है। या आप गयान कैनाल सिंड्रोम भी कहते हैं इसको। वहां पे अच्छा, अब ये क्या हो सकते हैं कि इसकी कॉजेज बेसिकली हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोलॉन्ग हैंड राइटिंग, जैसे वो बहुत ज़्यादा लिखता है कोई बंदा, ठीक है, जिसका काम ऐसा है या ऑक्यूपेशनली वो ऐसा है कि उसको लिखना ज़्यादा है, तो दैट इज़ बेसिकली द वन कॉज ऑफ दिस। ठीक है। अनदर वन वाज दैट कि लाइक आप अगर वैसे काम कर रहे हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्वेरिटी के साथ जिस बंदे को लिखने की आदत होती है, याद करने की आदत होती है, उन केसेस में भी होता है। ठीक है। फिर इसके साथ साथ लीनिंग फॉरवर्ड ऑन टू एक्सटेंडेड रिस्ट वाइल बाइकिंग। ठीक है। मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्ट को एक्सटेंड करके बाइक चलाते हैं, ठीक है, उन लोगों में भी होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक्सटेंशन में यहाँ पे हमारे पास काफ़ी प्रेशर आ रहा होता है रीजन पे। ठीक है।
फिर आपके पास रिपीटेटिव यूज ऑफ ग्रिपिंग एक्शन, ठीक है, बार बार आप ग्रिपिंग कर रहे हो, खास तौर पे फोर्थ और फिफ्थ फिंगर जिसको हम कह रहे हैं लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, जैसे निटिंग में, टाइंग नॉट्स में। निटिंग में बेसिकली हो रहा होता है ना, जब आप स्वेटर वगैरह बना रहे होते हो या आप कार्डिगन्स वगैरह बना रहे होते हो, बेसिकली उन केसेस में हो रहा होता है। तो आप कहते हो कि टाइम नॉट्स हो गई, जैसे आपने फिर इस तरह कोई नॉट्स बार बार लगानी है, उन केसेस में स्टापलर्स का यूज़ हो रहा है। ट्रॉमा है हमारे पास, अब हमारे पास अगर ट्रॉमा के केसेस हैं तो ट्रॉमा डायरेक्ट हमारे पास इफेक्ट करेगा। अगर आप कहते हो कि आप मीडियल साइड पे या आपका हैंड, लाइक आप गिरे हो और मीडियल जो आपकी साइड पे ना, जो लिटिल फिंगर वाली साइड है हैंड की, ठीक है, लिटिल फिंगर वाली साइड है, इसी साइड पे आपके पास यहाँ पे प्रेशर एकदम से पड़ा है, तो दैट इज ऑल्सो द केस कि यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन आ गई है, कोई इंजरी हो गई है, या कोई कार्पल बोन डिस्प्लेस हो गई है अपनी जगह से, उस केस में भी हो सकता है, क्योंकि उस केस में भी स्वेलिंग वगैरह हो जाती है उस रीजन में। तो मेजरली ये कॉजेज हो सकती हैं इसके बैक साइड पे कि जो इसको इरिटेट कर रही है या इंजरीज की कॉज कर रही है, या यहाँ पे कंप्रेशन कॉज करिए, ठीक है। सो टियोलॉजी ऑफ सिम्टम्स में बेसिकली हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास क्या क्या था। फिर टेस्ट ऑफ प्रोवोकेशन से पहले ना उन्होंने आपको बता दिया कि इसकी कोई मेजर ऐसी स्पेसिफिक टेस्ट हम डायरेक्टली नहीं करते, ठीक है। टिनल साइन आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे आपने टिनल साइन आपको पता है ना, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप सिर्फ टैप 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 करते हो स्किन के ऊपर और आपको आइडिया हो रहा होता है कि पेशेंट के सिम्टम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, तो उससे आप प्रोवोक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप उससे आइडिया हो जाता है, ठीक है। मतलब अल्नर नर्व का जो नर्व पाथवे है ना, ठीक है, बेसिकली अगर आप उसको फॉलो आउट करते जाते हो तो उस केस में भी हमारे पास होता है, ठीक है। टेस्ट ऑफ प्रोवोकेशन आपके पास ये है कि देयर कैन बी अदर कॉज ऑफ अल्नर नर्व सिम्टम्स सच एज टेंशन, कंप्रेशन और रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ऑफ द नर्व रूट्स इन द cervical intervertebral foramen। लाइक आप अब ये आपको बता दिया गया है कि कोई टेंशन या कंप्रेशन आ रही है या कोई रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी है आपके पास नर्व रूट्स में, ठीक है। जरूरी नहीं है अल्नर नर्व इटसेल्फ यहाँ पे कंप्रेस हो, कॉजेज वहां से हो सकते हैं, यहाँ पे कंप्रेशन सेकेंडली आ सकता है, ठीक है। आपके पास अगर नर्व रूट से इशू आ रहा है और पेन आपको यहाँ से फील होना ज्यादा स्टार्ट हुआ है, तो मेजरली ये भी कॉज हो सकती है, ठीक है। सर्वाइकल इंटरवर्टिब्रल फोरामन बेसिकली मेजरली टारगेट वहाँ से अगर नर्व रूट्स कंप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास ब्रेकियोफ्लेक्सिस का अगर ये सेल्फ कंडीशन कोई ऐसी है जो जिसकी वजह से, जैसे टीओएस के हमने पहले भी डिस्कस किया थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में, उसमें भी हमने यही बात की थी कि अगर कोई ब्रेकियोफ्लेक्सिस का इशू होता है तो उन केसेस में भी हो सकता है। अनर नर्व का जो पूरा कोर्स है, जैसे वेसिपिटल ग्रुप से हमारे पास पास आउट हुई, फिर आपके पास वहां पे भी इम्पिंजमेंट आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बात की ना डबल क्रश इंजरी की, तो मेजरली अब आपके पास आप उन्होंने आपको बता भी दिया कि मतलब क्या क्या रीजन हो सकते हैं। बाइसेपिटल ग्रूव हो गया आपके पास जहाँ पे इम्पिंजमेंट हो सकती है, ठीक है। फिर आपके पास हेड ऑफ द फ्लेक्सर कार्पाइल नायरस मसल, ठीक है, वहाँ पे आपके बिटवीन द टू हेड्स, ठीक है, आप उन्होंने कहा उनके हेड्स के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। Therefore, each of these sites must be examined and ruled out if there is any other cause, ठीक है। कोई और कॉज है तो उसको पहले रूल आउट कर लो, फिर आप बेसिकली उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वही बात की थी, इन एडिशन विद नर्व इरिटेबिलिटी इट इज पॉसिबल टू डेवलप विच इज नोन एज डबल क्रश इंजरी, और डबल क्रश इंजरी की बात की तो हम वहाँ पे ये भी डेवलप डबल क्रश इंजरी के चांसेस होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप जब डबल क्रश इंजरी की बात करें तो आप ये कह सकते हो, सो द नर्व डेवलप्स symptoms at other areas along its course as well as the primary site, ठीक है। हमने यही कहा कि जो इसकी प्राइमरी साइट है उसके अलावा भी कहीं और सिम्टम्स हो तो वहाँ पे भी चांसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो प्राइमरी साइट कोई और ही हो। प्राइमरी साइट टनल ऑफ गयान भी हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से कहीं और पे भी कंप्रेशन आ रहा है, वो भी हो सकता है कंडीशन। लेकिन मेजरली हमारे पास जो पैटर्न आ रहा होता है ना, वहाँ पे प्रॉक्सिमल पहले टारगेट हो रही होती है, फिर डिस्टल हो रहा होता है। तो आप ये कह सकते हो कि कंडीशन इस तरह से डेवलप होती है, लेकिन आप बेसिकली डेवलप कंडीशन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी भी करती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। तो आपने इन मेजर चीज़ों को मेजर पॉइंट आउट करनी होती है, आपने देखना होता है कि हाँ अगर यहाँ पे ऐसा है तो क्यों है, ठीक है, इस पर्सन में ऐसा है तो इसकी बेसिक बैक साइड पे क्या कंडीशन चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है, हर पर्सन की कंडीशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है, बैक पैथोलॉजीज बहुत डिफरेंट होती हैं और बहुत सी कंडीशन चल रही होती है। डायबिटिक है पेशेंट या कोई ऐसा इशू है तो वो सारी क्लियर आपने पहले रूल आउट करने होते हैं, फिर उसके बाद जाके आप कहीं जाके इन केसेस के इस ट्रीटमेंट प्लान की तरफ जाते हो, ठीक है।
हिस्ट्री आपको बता देगी कि लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ सिम्टम्स होंगे लिटिल और अनर साइड ऑफ द रिंग फिंगर, ठीक है, जैसे मैंने रिंग फिंगर की बात की थी और लिटिल फिंगर की बात की थी। फिर प्रोवोकिंग एक्टिविटी होगी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बार बार करने की वजह से उनको दर्द बढ़ रहा था, वो एक्टिविटी आपको हिस्ट्री से पता चल जाती है, ठीक है। आप उनसे पूछते हो कि कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा काम आप करते हो जिससे आपकी पेन ज़्यादा बढ़ी है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और टेस्ट, जैसे मैंने कहा एट्रोफी, उन्होंने कहा आपको हाइपोथिनार रीजन में, ठीक है। अब हाइपोथिनार रीजन यही रीजन होता है, अगर मैं आपको पिक्चर से दिखाती हूँ, ये वाला रीजन, ठीक है। क्योंकि थिनार वो रीजन है, थिनार एमिनेंस वो एमिनेंस होती है जो थोड़ी सी प्रोमिनेंट ज़्यादा होती है, जो आपके पास बेसिकली पाम वाली साइड पे, थम वाली साइड पे होती है, ठीक है, पाम वाली साइड पे। और हाइपोथिनार वो होती है जो थोड़ी सी कम एमिनेंस के साथ होती है, ठीक है, लाइक आपके पास जो लिटिल फिंगर के पास होती है, पाम वाल पाल्मर साइड पे, ठीक है। तो मेजरली आपके पास ये चीज़ें आ गई थी। प्रेजेंट विद पार्शियल क्लॉ का इशू भी ये आता है, ठीक है। पार्शियल क्लॉ में ये होता है कि ये जो दो फिंगर्स है ना, अगर आपको जिसको आइडिया नहीं है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये दो फिंगर्स हैं, ये थोड़ी सी इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर जाती है और ये लाइक आप कह सकते हो कि फ्लेक्शन में चली जाती है। लाइक आप दो फिंगर्स को कहते हो ना कि जैसे वो थोड़ी सी अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है, सिंपल सी अगर आपको टर्म्स में बताऊँ तो अंदर की तरफ जब मुड़ जाती है ना, ऐसी कंडीशन के साथ भी पेशेंट आता है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें क्लियर आउट पहले करनी होती है, फिर आप जाके देखते हो। पॉजिटिव टनल साइन, बेसिकली हमने कहा टैपिंग आ जाती है अल्ना नर्व की ओवर द टनल ऑफ कायान, ठीक है। आप सारी वहाँ पे भी आप पूरे पाथवे पे भी टैप कर सकते हो, अगर आपको कहीं और पे भी लगता है, लाइक आपको लगता है डबल क्रश इंजरी की चांसेस है, नहीं तो आप इसके साथ साथ टनल ऑफ कायान पे भी कर सकते हो, ठीक है। सो मेजरली आपके पास ये चीज़ आ जाती है। फिर आ जाती है आपके पास कॉमन एम्पेयरमेंट्स, ठीक है, क्योंकि आज हम इसको कवर अप करते हैं। कॉमन एम्पेयरमेंट्स क्या है कि पेन और पैरेस्थीसियाज हो जाएंगे अल्नर साइड पे, जो आपके पास पाम वाली साइड है, जिसपे हमने कहा ना हैंड्स और डिजिटल जो डिजिट्स हैं आपकी, डिजिट्स किसको कहते हैं, फ्रिंजेस को ना। तो आपके पास जो फिंगर्स है बेसिकली, इनमें हमारे पास पाम वाली साइड पे पेन और पैरेस्थीसियाज आएंगे, मेजरली आपके पास 1.5 फिंगर पे आते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव वीकनेस होती है, एट्रोफी आ जाती है आपके पास इंट्रिंसिक मसल्स की, जाहिर सी बात है जो मसल्स इन्हें वेट हो रहे हैं अल्नर नर्व से, उनमें वीकनेस भी हो सकती है, उनके साथ साथ एट्रोफी भी हो सकती है। एट्रोफी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि मसल्स इटसेल्फ अपना मास लूज करने लग जाते हैं, मसल सेल्स जो है वो डेड होने लग जाते हैं उन केसेस में, उनको कहते हैं आप मसल एट्रोफी, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है रिस्ट्रिक्टिव मोबिलिटी, आपके पास एक्सट्रिंसिक मसल्स की, ठीक है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे मसल्स बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करती क्योंकि ये एनाटमी रिलेटेड है, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबे हो जाते हैं, तो अगर किसी को स्पेसिफिकली समझना है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो हम मसल्स के साथ भी इसको डिस्कस करेंगे। एक्सट्रिंसिक मसल्स के साथ बेसिकली फिंगर के फ्लेक्सर्स हो गए या एक्सटेंसर्स हो गए, दोनों की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। विद दैट पिसिफॉर्म वाली साइड की मोबिलिटी भी आपके पास काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। ये आपके पास आई थी कॉमन इम्पेयरमेंट्स इस कंडीशन में। अब यहाँ पे फंक्शनल लिमिटेशंस क्या है, मतलब उसके फंक्शन क्या क्या लिमिट हो रहे हैं, कि वो ग्रिप उसकी कम हो गई है, ग्रिप की स्ट्रेंथ, ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ जो डिजिट्स थी वो अपनी प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर सक रही और उसकी वजह से जो एक ग्रिप की पावर थी ना, वो भी कम हो जाती है, ठीक है। विद दैट आपके पास कोई भी प्रोवोकिंग एक्टिविटीज़ हैं तो वो उसकी उसको परफॉर्म करने की एक्टिविटी जो बेसिकली एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो मेजरली आपके पास फंक्शन लिमिटेशन ग्रिपिंग से ही ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि ये आपके पास बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं ग्रिपिंग में 1.5 फिंगर्स, ठीक है। सो क्योंकि आपके पास ग्रिप तो सारी फिंगर्स ने करना है ना, अगर कोई भी एक या दो फिंगर्स जिसमें कोई डैमेज आता है या कोई इशू आता है तो ग्रिपिंग वहाँ पे इफेक्ट होती है, ठीक है। नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सेम गाइडलाइंस है जो कार्पल टनल सिंड्रोम की हम बैक पे डिस्कस कर चुके हैं, इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, जो रिलीज कंप्रेशन डीकम्प्रेशन सर्जरीज है डिफरेंट तरह से, वो सारी हैं। फिर आप प्रोवोकिंग एक्टिविटीज़ को पेशेंट को गाइड करते हो कि आप इनको मॉडिफाई करो, अवॉइड करो प्रेशर, इस एरिया पे प्रेशर ना पड़े। कोकअप 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 स्प्लिंट्स आप बेसिकली गाइड करते हो ताकि आपका हैंड जो है एक न्यूट्रल पोजीशन में, एक रेस्ट पोजीशन में रहे। बस स्प्लिंट से पहले हम बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन डिस्कस कर चुके हैं, हम जब कार्पल टनल सिंड्रोम को हमने डिस्कस किया था कि किस केसेस में हमने देना है, कब देना है और कब इनको रिमूव कराना है, कितने दिन रखना है, कितने दिन के बाद रिमूव कराना है, साथ साथ फिजिकल थेरेपी देनी है या नहीं देनी, वो सारी चीज़ें थी, ठीक है। विद दैट नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे पास फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट है ना, तो फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। विद दैट अल्नर नर्व की मोबिलाइजेशन के आप रिस्ट को मूव करते हो एक्सटेंशन में, रेडियल डेविएशन में, फिर आप ओवर प्रेशर अप्लाई करते हो, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली स्ट्रेच आता है एक्सटेंशन में लिटल और रिंग फिंगर में, जिसकी वजह से आपको फोरआर्म की प्रोनेशन
एल्बो की फ्लेक्शन प्रॉक्सिमल डायरेक्शन में आप मूव करवाते हो ताकि आप इंटायर अल्नर नर्व को जो है ना मोबिलाइज करवा सकते हो। लेकिन ये आप वही कि अल्नर नर्व का जो स्ट्रेच है या अल्नर नर्व की जो मोबिलाइजेशन है वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वही आप बेसिकली यहाँ पे परफॉर्म करवाते हो अल्नर नर्व की मोबिलाइजेशन, ठीक है। मोबिलाइजेशंस बेसिकली आपके पास प्रैक्टिकल वर्क है, जितना हो सकता है आप इसको पेपर अपने ऊपर अपने पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करके देखते हो तो आपको बेसिकली पता चलता है कि कितना ज़्यादा मोबिलाइजेशंस का इफेक्ट आता है। और बेसिकली नर्व की मोबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब आप इन केसेस में डिस्कस करते हो। फिर नॉन ऑपरेटिव के बाद हमने सर्जिकल रिलीज की बात की और पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर रिलीज ऑफ द अल्नर टनल, ठीक है। द रिस्ट इज इमोबिलाइज फॉर 3 to 5 days, फिर ट्रीटमेंट बिगेन कर देते हैं जेंटल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के साथ। फिर आप कार्पल टनल, जैसे हमने कार्पल टनल की सारी गाइडलाइंस फॉलो की। मैंने सर्जिकल पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट पे पूरी कार्पल टनल सिंड्रोम की वीडियो बनाई थी जिसके हमने बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस की थी, वो सारी होती हैं, ठीक है। बस उसमें चेंजेस ये आते हैं कि वहाँ पे हम मीडियन नर्व टारगेट करते हैं, यहाँ पे अल्नर नर्व टारगेट कर रहे होंगे, ठीक है। सो मेजरली आपके पास हमने जब डिस्कस किया था ना लास्ट लेक्चर, ठीक है, तो हमने उसमें देखा था कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज में हमने किस किस तरह से कराना है, कितने टाइम के बाद क्या मूवमेंट करवानी है, ठीक है। फिर हमने वाउंड की मैनेजमेंट देखी, फिर हमने नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस देखी थी। फिर हमने कहा था वो एक्सरसाइज करानी है कि जिससे थंब की या फिंगर्स के एक्टिव मूवमेंट्स हों, ठीक है। फिर आपने मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज में देखा था कि हमने स्कार की मोबिलिटी के ऊपर भी काम किया था। फिर जॉइंट की मोबिलाइजेशन कराई थी, फिर मसल की परफॉर्मेंस पे, डेक्सटेरिटी एक्सरसाइजेस पे, ठीक है, जो हमारे पास ग्रिपिंग में भी काम करी थी, पैर टू पैर टिप टू पैर मूवमेंट्स में, ये सारी हमने डिस्कस की थी लास्ट में। सो मेजरली आपके पास पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट 3 तरह से होता है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन के साथ, फिर मिनिमम प्रोटेक्शन के साथ, सॉरी मॉडरेट प्रोटेक्शन के साथ, मिनिमम प्रोटेक्शन के साथ, ठीक है। सो मेजरली आपके पास टारगेट यही होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने कंप्रेशन ऑफ टनल ऑफ गायन को डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट में ना हम कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।